हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रजी राम मैया में। आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं विज्ञान का रिवीजन कक्षा 10 और इसका नाम दिया है हमने ताबड़तोड़ सीरीज। इसके अंदर हम सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे और जो वीडियो बनाए गए हैं उन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार देखें। फिर आपके 80 में से 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ढंग से 2 बार देख लिए तो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास 10 साइंस पहले हम 1 से 5 पार्ट तक करना चाहेंगे और उसके बाद आगे वाले चैप्टर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना चैनल नाम है रजी राम मैया बाई रजी राम मैया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी कंटेंट होगा वो गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। हम पूरी रिसर्च के बाद ही आपके लिए कंटेंट लाते हैं। इसमें 1% की भी गलती होने की संभावना नहीं होती। कुछ लोग बस सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा वैसा कंटेंट दे देते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। व्यूज़ कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कंटेंट होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, 100% उसकी प्रमाणिकता है। और भूलना नहीं है लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने सहपाठियों को शेयर करना। अगर आप प्योर कंपटीशन चाहते हो उनके साथ तो उनको भी बराबर लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन का पता तभी चलता है ना जब आपके पास वाले, आपके साथ वाले आपके बराबर के हों, आपके लेवल के हों। तो पहला पार्ट है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आपको पता है किसी पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तो सिर्फ बाहरी, जैसे रंग रूप है, अवस्था है, वो चेंज होगी और बाद में कुछ देर बाद हम उस जो मूल पदार्थ है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ की आंतरिक संरचना है वही चेंज हो जाती है पूरी, और दोबारा मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और इनके भाग लेने के परिणाम स्वरूप नए उत्पाद बनेंगे, तो भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और जो उत्पाद बनते हैं, जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम फीते का जलना पिछली बार पूछा हुआ है, कैसे होगी अभिक्रिया? मैग्नीशियम Mg+O2 ऑक्सीजन। जब भी जलने की बात हो तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे और बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फिर दही का बनना, तो दही को आप वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये क्या, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, तो जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए और सबसे इम्पोर्टेंट गैस का उत्सर्जन हो जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। फिर रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला शब्द समीकरण और दूसरा सांकेतिक समीकरण, जिसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो जैसे मान लो जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ये लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, किसके? एक तीर के निशान के। जो तीर के निशान का अग्र पॉइंट है वो अभिक्रिया के संपन्न होने की दिशा को दर्शाता है। तो जैसे दोनों अभिकारक मिले, उत्पाद के रूप में क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इनके नाम लिख दिए हमने शब्दों के रूप में, तो ये शब्द समीकरण है। और जैसे ही हम इनका संकेत लिखेंगे, तो जिंक का संकेत क्या हो जाएगा? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 और जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा फिर? ZnSO4 और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2। तो ये होगी अपनी सांकेतिक समीकरण या रासायनिक समीकरण। 2 तरीके हैं दर्शाने के। फिर रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक,
या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनको भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, भौतिक अवस्था भी साथ में लिखनी होती है आपको। और भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी भी होती है जिसे हम एक्वस कहते हैं, जलीय। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कोई ताप, दाब या उत्प्रेरक है आदि को तीर के निशान, जो बीच में हम तीर का निशान लगाते हैं इसके ऊपर लिखेंगे। ताप जैसे 300 केल्विन है, दाब जैसे 2 एटीएम है, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कोई उत्प्रेरक हो जैसे निकल है, कैडमियम है, तो वो इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप द्रव्यमान को ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षित रहना चाहिए, और पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान हमेशा ही संरक्षित रहता है, फिक्स रहता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तीर के निशान से पहले अभिकारक और उसके पश्चात जो उत्पाद हैं उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, नीचे अभिक्रिया दी गई है Fe+H2 Fe2O3, तो यहाँ पे Fe फेरस 1 है जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगी? असंतुलित समीकरण होगी, इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। और हमारे पास एक ही विधि है संतुलित करने की, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। सीधा ऐसे ही आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। तो चरण नंबर 1, रासायनिक समीकरण लिखेंगे और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखो, फेरस का सूत्र, इसके चारों ओर बॉक्स बना लिया, H2O के चारों ओर बना लिया इधर। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि Fe है तो 2 यहाँ पे लगा देंगे इसके नीचे, तो ये भी Fe2 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, गलत हो जाएगा। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण नंबर 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। पहले तो इधर तत्व का संकेत लिखा, और फिर बाद में अभिकारक में परमाणु कितने हैं, उत्पाद में परमाणु कितने हैं। जैसे फेरस अभिकारक में 1 है जबकि उत्पाद में कितने हैं फेरस के? 2 हैं, Fe2 यहाँ पे 2 करेंगे। फिर हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी कितने हैं? 2 हैं। फिर ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है जबकि उत्पाद में कितनी है? 3 है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसके सबसे अधिक परमाणु है उसको सही तरह से क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। अच्छा, Fe3O4 है भाई, Fe2O3 नहीं है, Fe3O4 है यहाँ पे, Fe3O4, यानी ये ऐसे है Fe3O4। ठीक है, तो फिर ये सही हो जाएगा, फेरस 3, ऑक्सीजन 4। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक के उत्पाद के साइड में क्या करेंगे, हमें उचित जो संख्या है लिखेंगे। तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑक्सीजन की है 4, तो इधर 4 थी, ऑक्सीजन को इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से बाहर क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब वापस यही सारणी दोबारा बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बराबर हो रहे, कौन कौन से बराबर नहीं हो रहे। तो देखेंगे फिर सभी भी 1 है, इधर इधर 3 है, और हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 2 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, बचा कौन, फेरस। तो फेरस इधर 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी रासायनिक समीकरण संतुलित। चरण नंबर 4 क्या कहता है, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। और जो लास्ट में संतुलित समीकरण क्या आएगी, वो यही आएगी, 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में दोनों ओर समान है। चरण नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। अभिक्रियाओं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। कोई ठोस है तो उसके लिए S लगाएंगे आप, यानी सॉलिड। सॉलिड का अर्थ क्या होता है, ठोस। अगर कोई द्रव है तो L लगाएंगे आप, क्योंकि L का अर्थ क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। कोई गैसीय अवस्था में है तो G लगाएंगे, गैसियस। और कोई जलीय विलयन है तो एक्वस लगाएंगे। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, तो इसलिए एक्यू से दर्शाते हैं इसको। तो फेरस सॉलिड अवस्था में था, यहाँ पे जो H2 है इसका कि G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो भाप के रूप में उपस्थित था, गैसीय अवस्था में था, और बन गया क्या, Fe3O4 प्लस में 4H2। चरण नंबर 6,
कुछ परिस्थितियां जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इन दो चीजें जुड़ेगी और एक ही नई चीज बनाएगी। तो जैसे यहाँ पे ए और बी दो अभिकारक है, ये दोनों मिलकर एक सी उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, कोयले का दहन। कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन। तो कार्बन दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो बन गया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, और जो CO2 है वो भी गैसीय अवस्था में। फिर जल का निर्माण। जल के लिए क्या क्या गैस चाहिए होती है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, और प्लस नहीं है यहाँ पे, तीर का निशान होगा। वो बनेगा क्या, H2O, जल लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में है। तो ये दोनों संयोजन के उदाहरण ही है। फिर तीसरा, जब बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया आप जल से करवाते हैं, यानी घरों में आप जो करते हैं कड़ी वगैरह, तो क्या करेंगे, आप दुकान से लाएंगे कट्टा और उसे किसी घड़े वगैरह में डालकर उसके अंदर पानी डालते हैं, तो क्या बन जाता है, वो फिर बुझा हुआ चूना बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्मा शोषी। शोषी से सीधा समझ में आ रहा है कोई चीज़ को सोख ले, मतलब ऊष्मा को सोख ले, यानी ऐसी अभिक्रिया जो पूरी होती है उसके लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तब वो पूरी होती है। और ऐसी अभिक्रिया जो पूरी होने के बाद हमें ऊष्मा देती है, ऊष्मा का निष्कासन करती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में 75% मेथेन पाई जाती है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मेथेन, CH4 को मेथेन बोलते हैं भाई। इसकी दहन का मतलब वही, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगी क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, प्लस में क्या निकलेगी, ऊष्मा। शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा से हमारा शरीर दिन भर चलता है जो भोजन करते हैं। 2 नंबर पे है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में संयोजन का जस्ट उल्टा है, यानी एकल अभिकर्मक है वो टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है, पहला ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा देंगे हम और उसकी वजह से कोई पदार्थ टूटे, तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। इसका उदाहरण ये रहा, फेरस सल्फेट FeSO4 है। इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इनके अंदर ही विभाजित हो जाता है। पहले फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है और बाद में फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण भूरा लाल रंग हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 चूना पत्थर बोलते हैं, इसको ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, बिना भुजा हुआ चूना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसकी अभिक्रिया जब हम H2O से करवाते हैं तो भुजा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। वैद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा की वजह से अगर कोई वियोजन हो, यानी किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और कोई एक अभिकारक है वो टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, तो उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे। तो जैसे जल के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे ये बना होता है उस गैस में टूट जाता है। और ये पिछली बार पूछा गया था। जल का विद्युतीकरण का चित्र क्या है, तो देखो जल के विद्युतीकरण के चित्र में प्लास्टिक का मग है, इसके अंदर आपने जल भरा और 2 रोड लगा दी, एक का नाम एनोड और एक का कैथोड। एनोड है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और अब जो परख नली है ये इनके ऊपर क्यों लगाई है, ताकि हम देख सकें कि भाई गैस बन रही है कि नहीं बन रही है, पानी से बुलबुले उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। परख नली कांच की सिंपल नलिका होती है, पाइप के जैसे, बस वो एक किनारे से बंद होती है। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगी। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। तो अपोजिट आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन किस पे आएगी, एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आवेश होता है और ये नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश कैथोड की ओर जाएगी। और जो हाइड्रोजन और पॉप की ध्वनि के साथ निकलती है। प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण कोई अभिकारक टूट जाए तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ये 2 में होता है, AgCl और AgBr, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड।
और जो नीचे वाली अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो ये टूट कर क्या बना लेगी, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। फिर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ आ जाए, तो वही विस्थापन है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और एक अपने पास क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है बढ़ते से घटते क्रम में, वो सारणी हम आगे वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कौन सा तत्व किसको हटा सकता है, कौन सा किसको नहीं हटा सकता। क्योंकि जो कम क्रियाशील है वो उच्च क्रियाशील को नहीं हटा सकता, जबकि उच्च क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा सकता है। तो ये हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ परखनली जुड़ी हुई है। परखनली के अंदर हमने लोहे की कील डाल दिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया है और लोहे की कील को धागे से लटकाकर स्टैंड से बांध दिया है ताकि हम इसका निरीक्षण कर सकें। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो गई और CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, जो पहले नीले रंग का था, अब हरा हो गया। किसकी वजह से, फेरस सल्फेट के निर्माण की वजह से। तो Zn, इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, जिंक की अभिक्रिया जब आप कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब दोनों ही क्या हो, विलयन हो, जैसे यहाँ पे ZnCl2 हो और CuSO4 हो, तो वो एक दूसरे को हटा देंगे। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इधर सोडियम सल्फेट Na2SO4, 2NeSO4 होगा, और बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो बना क्या, बेरियम के ऊपर प्लस है, SO4 के ऊपर माइनस है, ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, ये इससे कर लेगा। तो इधर बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल के अंदर घुलता नहीं है, नीचे जाकर बैठ जाता है, किसी भी विलयन में नहीं घुलता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये उदाहरण अपने अवक्षेपण अभिक्रिया का भी है। फिर पांचवी, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। जैसे कार्बन है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो बन गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन में क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से हुई तो कॉपर प्लस H2O। इधर क्या होगा, इधर कॉपर का तो अपचयन हुआ है क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, जबकि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ये ध्यान रखना, जिस भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन घटे तो उसका होगा उपचयन, और जिस किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन घटे उसका होगा अपचयन। अपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ये ऊपर वाला उदाहरण। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इस कारण इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन व अपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये रहा आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है, संक्षारण। जब कोई धातु, संक्षारण का सीधा सा मतलब है कि जैसे लोहे पर जंग लगना है, वो संक्षारण की प्रक्रिया है। जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब है नमी, पानी, जल की मात्रा, अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सारे अम्ल है, तथा ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो धातु की जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है, जंग लगने के बाद उस वस्तु का आकार, जो भार है वो बढ़ जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना ये इंपॉर्टेंट है। चांदी के ऊपर कौन सी परत जमती है, काली। तांबे के ऊपर हरी, ये संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत। संक्षारण से बचा कैसे जा सकता है, संक्षारण से बचने के लिए आपको यशद लेपन, विद्युत लेपन या नॉर्मल तरीका जो है घरों में हम अपनाते हैं, पेंट करके, उसके ऊपर रंग करके। दूसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, विकृत का मतलब होता है मुड़ना, खराब होना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। गंधिता यानी गंध। तो किसी भी खाद्य पदार्थ की जब गंध खराब हो जाए उसे विकृत गंधिता कहते हैं।
तो वसा युक्त और तेल या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है, जिससे इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। तो इसका उपाय क्या होगा कि जो वायु संपर्क में आ रही है उसे रोक दो, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे रोक दो किसी तरह से, तो विकृत गंधता होने से बच जाएंगे हम। तो प्रतिऑक्सीकार का यूज, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो आप। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी इसके अंदर वायु बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस ले सकते हो। जो चिप्स की थैलियाँ होती है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है शीतलन द्वारा, या इनको ठंडा करके। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम चैप्टर 2 का देखने वाले हैं। ये पहला वीडियो, सारे चैप्टर के ऐसे ही रिवीजन होंगे, तो धैर्य बनाए रखिए, एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए।